हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूँ काफ़ी बेहतर कर रहे होंगे आप लोग। तो आज ये हमारे मस्ट डू कोडिंग क्वेश्चन सीरीज़ के एरे टॉपिक का 31st प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम का नेम है कंटिग्यूअस एरे। जैसा कि हम सब जानते हैं कि एरे कंटिग्यूअस ही होता है, पर फिर भी इन लोगों ने नेम लिख दिया है। अब क्या ही कर सकते हैं, लीड कोड की अपनी समझदारी है ना। मीडियम टैग का प्रॉब्लम है। इस प्रॉब्लम का जो मेन पर्पस है वो ये है कि इसमें एक पैटर्न है जो मैं बताऊंगा, जिससे हम देख पाएंगे कि कैसे प्रॉब्लम को ब्रेक डाउन करके स्टैंडर्ड प्रॉब्लम्स में ला करके सॉल्व करते हैं। ठीक है। और उस टाइप का पैटर्न अगर फ्यूचर में भी आपको कभी दिखेगा तो आप इजीली सॉल्व कर पाओगे। इसीलिए इस प्रॉब्लम को मैं करवा रहा हूँ। ठीक है। क्वेश्चन पे चलने से पहले एक बात जो मैं हर वीडियो में कहता हूँ कि अगर आप एक बिगिनर हो और डायरेक्टली इस वीडियो को देख रहे हो तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि प्लेलिस्ट को स्टार्टिंग से फॉलो करो। इससे आपका फाउंडेशन बना रहेगा, तो प्रॉब्लम को समझने में आसानी होगी और इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफ़ी बढ़िया रहेगा। ठीक है। इस क्वेश्चन का जो प्री रिक्विसाइट प्रॉब्लम है मैं पहले ही बता दे रहा हूँ, वो है लार्जेस्ट सब एरे विथ सम ज़ीरो। ठीक है। वो प्रॉब्लम नंबर 14 है, इसी प्लेलिस्ट में मैंने करवा रखा है। पहले उस वीडियो को देख लेना अगर आप एक एब्सोल्यूट बिगिनर हो, तो उसके बाद इसको देखना तो बेटर रहेगा। ठीक है। अब बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं क्वेश्चन पे। क्या कह रहा है हमारा क्वेश्चन? गिवन अ बाइनरी array nums, return the maximum length of a contiguous sub array with an equal number of 0 and 1। ठीक है। ये कह रहा है हमें nums नेम का एक बाइनरी एरे दे रखा है। बाइनरी मतलब 0 और 1, मतलब उसमें जो एलिमेंट्स होंगे वो या तो 0 होगा या 1 होगा। ठीक है। अब हमसे क्या करने के लिए कहा गया है? रिटर्न द मैक्सिमम लेंथ ऑफ अ कंटिग्यूअस सब एरे विद एन इक्वल नंबर ऑफ 0 एंड 1। उस सब एरे का लेंथ बताओ जिसमें 0 और 1 इक्वल नंबर में प्रेजेंट हो। और एक और खासियत है उस सब एरे का कि वो मैक्सिमम लेंथ का होना चाहिए। ठीक है। मतलब हमें उस सब एरे का लेंथ बताना है जिसके पास दो क्वालिटीज़ हो। क्या क्या क्वालिटीज़ हो? एक क्वालिटी ये हो कि उस सब एरे में इक्वल नंबर ऑफ ज़ीरो एंड वंस प्रेजेंट हो, मतलब जितने ज़ीरोज़ हों उतने ही वंस हों। ठीक है। और दूसरा क्या कंडीशन रख रखा है कि उसका लेंथ जो है वो मैक्सिमम होना चाहिए। ठीक है। दो बातें हमसे कही गई है, तो समझ पा रहे होगे क्वेश्चन को? ठीक है। अभी मैं इसको फर्दर एक्सप्लेन करूँगा तो क्लियर हो जाएगा। ठीक है। अभी बस फ्लो में चलते रहो, सब समझ जाओगे। बहुत इजी क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना है। एग्जाम्पल में देखो क्या कह रखा है, नम्स इक्वल्स टू 0 1 दे रखा है हमें और आउटपुट 2 है, क्योंकि 0 1 खुद में लॉन्गेस्ट कॉन्टिग्यूअस सब एरे है और जिसमें जो इक्वल नंबर ऑफ 0 एंड 1 है, एक ही 0 एक ही 1 है। ठीक है। इसी तरह एग्जाम्पल 2 में 0 1 और 1 0 जो है लॉन्गेस्ट सब एरे है, उनका लेंथ 2 है तो 2 लिख रखा है इन लोगों ने। दोनों में इक्वल नंबर ऑफ 0 एंड 1 है। ठीक है। अच्छा, कांस्टेंट क्या है? नम्स का लेंथ मैक्सिमम 10⁵ हो सकता है, तो हमें ऐसा सॉल्यूशन लिखना है जो कि टाइम लिमिट एक्सीडेड ना दे, जो कि इस वाले कांस्टेंट के अकॉर्डिंग हो। ठीक है। और टाइम लिमिट एक्सीडेड वाली बात मैं काफ़ी अच्छे से पुराने वीडियोस में समझा चुका हूँ, तो प्लेलिस्ट को इसीलिए मैंने कहा था स्टार्टिंग से फॉलो करोगे अगर एब्सोल्यूट बिगिनर हो तो फ़ायदा होगा। ठीक है। अब चलते हैं, मैं क्वेश्चन को फर्दर एक्सप्लेन करता हूँ करना क्या है इस क्वेश्चन में। ठीक है। देखो, सबसे पहली बात तुम्हें ये पता होना चाहिए कि सब एरे क्या होता है, ये तो पता होगा। ठीक है। रिकैप की तरह थोड़ा सा बता देता हूँ। ठीक है। देखो, अगर ये मेरा एरे है 1 2 3, तो इसके कितने सब एरेज होंगे? उसका फॉर्मूला होता है n इंटू एन प्लस वन बाई टू। ठीक है। 3 है लेंथ, तो 3 इंटू 4/2 इक्वल्स टू 6 सब एरेज होंगे। कौन कौन से 6 सब एरेज हैं लिख के दिखाता हूँ। 1 2 3 सिंगल साइज वाले। ठीक है। उसके बाद 1 2 2 3। ठीक है। दो दो साइज वाले। ठीक है। उसके बाद कौन सा दिख रहा है? 1 2 और 3। देखो, 3 सब एरेज ये हो गए, 3 सब एरेज ये, एक ये मतलब ये 3, ये दोनों मिला के 3। ठीक है। यानी टोटल 6 सब एरेज। ठीक है। तो इस तरीके से ये सब एरेज होते हैं। सब एरेज में क्या होता है? कंटिग्यूअस पार्ट ऑफ एन एरे, कंटिग्यूअस पार्ट ऑफ एन एरे, ये सब बेसिक है, ये सब पता होता है सबको। ठीक है। अब हमसे क्या करने के लिए कहा गया है कि हमारे पास जो खासियत है वो है नम्स का तुम्हें एरे दे रखा है, उसमें 0 है 1 है
ज़ीरो है, वन है, वन है, ज़ीरो है। इस टाइप से तुम्हें कुछ दिया रहेगा, सिर्फ जीरो और वन ही रहेंगे, ठीक है। ये बात तुम श्योर समझ लो कि सिर्फ जीरो और वन ही रहेंगे उसमें, ठीक है। तो अब करना क्या है, हमें हमें ऐसा सब एरे निकाल के देना है जिसके पास दो क्वालिटीज़ हों। क्या क्या क्वालिटीज़ हों? पहला, इक्वल नंबर ऑफ ज़ीरोज़ एंड वंस हो, ठीक है। दूसरा क्या क्वालिटी हो? मैक्सिमम लेंथ का हो, मैक्सिमम लेंथ का। तो इसको लेकर के जो सबसे नेव अप्रोच है वो क्या आएगा दिमाग में? अभी तक अगर तुमने मेरे प्लेलिस्ट को देखा होता स्टार्टिंग से, तो तुमने एक ऑब्जर्व किया होगा, जब भी हम सब एरे के रिलेटेड या पेयर्स के रिलेटेड प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, तो हम जब ब्रूट फोर्स लगाते हैं तो क्या करते थे हम जनरली? चेक करते थे ऑल पॉसिबल पेयर्स या ऑल पॉसिबल सब एरेज। यहाँ पे सब एरेज है तो ऑल पॉसिबल सब एरेज को चेक करो, चेक करो सारे पॉसिबल सब एरेज को, किन के पास इक्वल नंबर ऑफ ज़ीरोज़ एंड वंस हैं। और उन सारे के सारे ये वाला क्राइटेरिया फुलफिल करने वाले जो सब एरे हैं वो क्या है, हमारे वैलिड सब एरे हैं, ठीक है। और उसमें से जो मैक्सिमम लेंथ का होगा, मैक्स लेंथ का होगा, वो फाइंड करके दो, ठीक है। तो कैसे होगा? देखो, सारे के सारे पॉसिबल सब एरेज कैसे चेक करते थे? टू फोर लूप्स यूज़ करके। ये सब चीज़ें बहुत बेसिक है और मैंने स्टार्टिंग के वीडियोस में तो इन्हीं सब कॉन्सेप्ट्स को इतना मतलब बचकाने तरीके से समझाया है कि जो बिल्कुल नूब है वो भी समझ जाएगा। इसीलिए मैंने कहा कि प्लेलिस्ट को स्टार्टिंग से फॉलो करना। तो ये जो टू फोर लूप्स की मदद से हम, एक फोर लूप आउटर लूप चलता है, आउटर लूप चलता है, दूसरा इनर लूप चलता है, ठीक है। इन दोनों की मदद से हम पूरे सब एरे को एक एक करके फाइंड करते हैं। ये क्या करता है? कंसीडर्ड एलिमेंट ला के देता है। और ये क्या करता है? एक्चुअल सब एरे फॉर्म करता जाता है, ठीक है। और अब उसके बाद हमें क्या करना है, जो ये जो सब एरेज बना बना के लाएगा ना इनर वाला लूप, उसमें उसको क्या करना है, उसके अंदर हमें ज़ीरोस और वंस को काउंट करते जाएंगे। तो नेव अप्रोच में यही है ना, सिंपल में हमें क्या करना है, दो तुम खुद सोच के देखो। कोई जो नूब भी होगा वो क्या सोचेगा कि भैया मैं एरे पे ट्रैवर्स करूँगा, मैं काउंट कर लूँगा कि इस सब एरे में कितने जीरोज़ हैं और कितने वंस हैं। मतलब हर एक सब एरे को चेक करो। मान लो ये है तुम्हारा एरे, तो सबसे पहले वन साइज़ का सब एरे को हमने कंसीडर किया, तो इसमें ज़ीरो, ये तो सिंगल एलिमेंट है तो इसमें तो कोई कंपैरिजन की बात नहीं है। अब इस सब एरे को देखो, यहाँ पे ज़ीरो कितना है? वन। वन कितना है? वन। तो इक्वल एक वैलिड सब एरे मिला ना हमें। इसमें देखो, ज़ीरो का जो नंबर है, जीरो का जो नंबर है वो भी वन है, वन का जो नंबर है वो भी वन है, मतलब दोनों का काउंट क्या है? सेम है, काउंट सेम। तो क्या हुआ? वैलिड हो गया। इसका लेंथ कितना है? इसका लेंथ है टू। इसी तरीके से बाकी के सब एरेज को भी हम चेक करेंगे टू फोर लूप से। और जो भी सब एरे मैक्सिमम लेंथ का होगा, मैक्स लेंथ का होगा, उसको हम उसके लेंथ को क्या करेंगे? रिटर्न कर देंगे, ठीक है। अभी कोड दिखाता हूँ ब्रूट फोर्स का, ईजिली समझ जाओगे। ये देखो, ये हमारा ब्रूट फोर्स का कोड। ये इंट आंसर, ये हमारा मैक्सिमम लेंथ है जो हमें रिटर्न करना है, ठीक है, उस सब एरे का। और ये जो है दो फोर लूप हम यूज़ कर रहे हैं। ये पहला वाला फोर लूप कंसिडर्ड एलिमेंट ला के देगा, उसके बाद ये जो है ये एक्चुअल ऑपरेशन करेगा। ये सब चीज़ें बहुत अच्छे से समझा चुका हूँ मैं पहले भी। अब ज़ीरो, पहले वाले सब एरे के लिए ज़ीरो और वन काउंट करो, ठीक है। अगर देखो, अब सब एरे पे ट्रावर्स करते टाइम हम क्या कर रहे हैं, अगर ज़ीरो आ रहा है तो ज़ीरो को बढ़ा रहे हैं, वन आ रहा है तो वन को बढ़ा रहे हैं, ठीक है। इफ़ उस सब एरे में अगर ज़ीरो और वन सेम मिल जाता है, यानी कि वैलिड सब एरे मिल गया, तो क्या करो, अपने आंसर यानी कि मैक्सिमम लेंथ को अपडेट करते जाओ। तो पुराने वाले आंसर की वैल्यू से करेंट सब एरे का लेंथ, ये क्या देता है? करेंट सब एरे का लेंथ, ठीक है।
अगर ये सब नहीं आता है, बिल्कुल नूब हो, कुछ नहीं पता, तो मेरे इस प्लेलिस्ट के प्रॉब्लम 13 और प्रॉब्लम 14, ठीक है, इसको बहुत अच्छे से जा करके देखो, फिर करना। प्रॉब्लम 14 तो आना ही चाहिए, तभी हो पाएगा, क्योंकि ऑप्टिमल सॉल्यूशन पूरा प्रॉब्लम 14 पे बेस्ड है। ये तो ब्रूट फोर्स है, इसमें मज़ा उतना नहीं आया होगा। जो प्रो होंगे थोड़ा, उनको लग रहा होगा क्या बचकानी चीज़ें बता रहा है ये, ठीक है। खैर, ये बिगिनर्स के लिए मुझे बताना पड़ता है, इसलिए थोड़ा सा बचकाना है। पर जो मैं वो ऑप्टिमल सॉल्यूशन में अभी एक ट्रिक बताऊंगा, वो काफ़ी मज़ेदार लगेगा तुम्हें, ठीक है, चाहे तुम बिगिनर हो चाहे प्रो हो, ठीक है। तो इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितना होगा? इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर होगा। क्यों? दो फोर लूप, नेस्टेड लूप चल रहा है, पूरा एरे को ट्रावर्स कर रहे हैं हर एक एलिमेंट के लिए, ठीक है। और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, कोई एक्स्ट्रा स्पेस यूज़ नहीं कर रहे हैं, तो ऑर्डर ऑफ 1 होगा, ठीक है। तो ये हमारा ब्रूट फोर्स अप्रोच था। क्या था? ब्रूट फोर्स अप्रोच, ठीक है। नीचे गिटहब रिपोजिटरी का लिंक मिलेगा तुम्हें कमेंट सेक्शन में, वहाँ से तुम्हें जावा, सी प्लस प्लस, पाइथन का कोड, ब्रूट फोर्स, ऑप्टिमल सॉल्यूशन, सबका वहाँ से चेकआउट कर लेना, सब मिल जाता है यहाँ पे, ठीक है। कोई टेंशन नहीं लेना है, बस लर्निंग पे ध्यान देना है, ठीक। अब हम चलते हैं अपने मेन फंडा पर, ऑप्टिमल सॉल्यूशन पर, ऑप्टिमल सॉल्यूशन पे। तो कंसिडर करो, ये अपना सेकेंड एग्जाम्पल ले लो, 0 1 0, 0 1 एंड 0, ठीक है। अब तुम, अभी तो तुमने बहुत इजीली कर लिया ब्रूट फोर्स अप्रोच में कि भैया हमें सब एरे ही तो बताना है, ठीक है, सब एरे बताना है, और इक्वल नंबर ऑफ जीरोज वंस को हमने काउंट कर लिया और मैक्सिमम लेंथ निकाल दिया, ठीक है। पर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जा रहा है एन स्क्वायर, ठीक है, जिससे क्या आएगा? टी एल ई। क्यों टी एल ई आएगा? 10⁵ हमारा कांस्टेंट है, तो वो 10⁻10 चला जाएगा, टाइम लिमिट एक्सीडेड आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे ये देखना है कि ये जो बात है मेन कि जी हमारे सब एरे का वैलिड होने का कंडीशन क्या है, जो मेन फर्स्ट क्वालिटी है वो क्या है, कि उस सब एरे में इक्वल नंबर ऑफ जीरोस हों और इक्वल नंबर ऑफ वंस हों, ठीक है। तो एक बेसिक फंडा तो यही है कि उस सब एरे, हर सब एरे में जाकर के हम चेक करें कि कितने जीरोस हैं और कितने वंस हैं, ठीक है। पर प्रोग्रामर्स को थोड़ा हट के सोचना पड़ता है, ठीक है, थोड़ा मैथमेटिकल जो अप्रोच है उसको, मतलब क्या कहते हैं, थोड़ा एक दूसरे पहलुओं को भी देखना होता है कि कैसे चीज़ें छुपी रहती हैं, कैसे चीज़ें, मतलब दिख कुछ रहा होता है, होता कुछ और है। तो यहाँ देखो, हमारा मेन कंसर्न ये है कि हमें इक्वल नंबर ऑफ जीरोज एंड वंस पता चल जाए, और वो एक सब एरे हो, तो हमारा काम हो जाएगा, ठीक है। अब अगर तुम जाओगे सॉल्यूशन सेक्शन में लीड कोड के, तो वहाँ पे जो तुम्हें सॉल्यूशंस मिलेंगे उसके टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ एन, और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी ऑर्डर ऑफ एन मिलेगा, ठीक है, ऑर्डर ऑफ एन मिलेगा। मैं भी इसी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी और टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में अभी जो लॉजिक बताने वाला हूँ होगा, ठीक है। पर मेरे अप्रोच और उनके अप्रोच में क्या डिफरेंस है? मेरे अप्रोच और उनके अप्रोच में ये डिफरेंस है, वो लोग पता है क्या करेंगे, वो लोग ना एक एरे चाहे हैश मैप का यूज़ करेंगे, वो तो मैं भी करूँगा, ठीक है। पर वो क्या करेंगे ना, वो ये 0 और 1 का जो काउंट वाली बात है ना, 0 और 1 के काउंट वाली बात की, कितने काउंट है, कैसे हम इक्वालिटी का पता करें, तो वो लोग क्या करेंगे, एक काउंट का वेरिएबल लेके चलेंगे, कुछ ऐसा करेंगे वो, कुछ ऐसा करेंगे जिसमें बिगिनर्स बहुत जल्दी कंफ्यूज होते हैं, जिन्हें आता है वो तो इजीली कर लेंगे। अब मुझे आता है, मेरे को पता है वो कैसे काम होता है, पर फर्स्ट टाइम कोई बिगिनर देख रहा होता है ना, तो उसका कंफ्यूज हो जाता है वो कि करते कैसे हैं। तो ऐसी चीज़ें वो अप्लाई कर देते हैं, समझने में कोई एक बार में भी समझ जाएगा, लेकिन वो थोड़ा सा ट्रिकी टाइप लगता है। पर मैं जो बताऊँगा ना, वो देखना कितना मज़ेदार है। अभी देखो, वो लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पे, वो लोग ये करेंगे ना, जब जब ज़ीरो आए ना, नहीं, जब जब 1 आए ना, तो काउंट को प्लस कर देना, और जब ज़ीरो आए ना, तुम पूरे एरे पे ट्रावर्स करना, जब जब 1 आए ना तो काउंट को प्लस करना, और जब जब ज़ीरो आए ना काउंट को माइनस करना। समझ पा रहे हो बात को? और एक इस तरीके से ऐसा कंडीशन बन जाएगा, मान लो एक बार ज़ीरो आया, एक बार ज़ीरो आया और फिर एक बार 1 आया, तो क्या होगा, नल हो जाएगा, टोटल काउंट की वैल्यू ज़ीरो,
तो इस तरीके से हम पता कर लेंगे कि अभी तक हमने जितना सब एरे मतलब जिस पॉइंट पर तक हम आए हैं ना, वहाँ पे क्या है, इक्वल नंबर ऑफ जीरोज एंड वंस है, इक्वल नंबर ऑफ जीरोज एंड वंस है। मतलब हमें तो मेन हमारा फैक्ट फंडा क्या है, अरे मैक्स लेंथ निकालना तो हमें आता है, हमने बहुत सारे प्रॉब्लम्स किए हैं पीछे। पर मेन फंडा ये है कि हमें पता करना है इक्वल नंबर ऑफ जीरोज एंड वंस कैसे होगा उस सब एरे में, ये कैसे पता करें। तो इन लोगों के पास एक ये फंडा, ये ट्रिक ये लोग हर जगह जब ऐसा कुछ दिखता है ना तो अप्लाई करते हैं कि अगर वन है तो काउंट को बढ़ाओ, ज़ीरो मिले तो काउंट को घटाओ, और जहाँ पे जीरो हो जाए इसका मतलब जितना वन मिला था उतना ही ज़ीरो मिल गया, इसलिए काउंट मेरा ज़ीरो हो गया। इसका मतलब अभी तक मैं जिस पॉइंट पे पहुँचा वहाँ अब तक क्या है, जीरो एंड वन इक्वल नंबर में प्रेजेंट है, यानी मुझे वैलिड सब एरे मिल गया। अब लेंथ के साथ जो भी करना है वो हम कर लेंगे, ठीक है। पर ये ठीक है अप्रोच, इसमें कोई गड़बड़ नहीं है, बहुत अच्छा अप्रोच है प्रो के लिए समझने के लिए, बिगिनर्स नहीं समझ पाते हैं बिगिन, इसीलिए तो ये प्लेलिस्ट में चला रहा हूँ। मेरा मेन फंडा तो बिगिनर्स के साथ है। तो देखो भाई, मैं तुम्हें बताता हूँ, मैंने तुमसे कही प्रॉब्लम 14 देख के आओ। प्रॉब्लम 14 जो मेरे प्लेलिस्ट में है वो है लार्जेस्ट सब एरे विद ज़ीरो सम, ठीक है। अब मैं तुम्हें एक चीज़ बताता हूँ, तुम्हें अगर ये आता है तो तुम समझो तुमने इस क्वेश्चन को कर डाला, कुछ नहीं करना है, बहुत इजी है। मैं एक चीज़ बताता हूँ, जब भी तुम्हें बाइनरी, ट्रिक यही है देखो, जब भी तुम्हें बाइनरी एरे दिखे ना, ये 0 1 1 0 ऐसा टाइप का, मीन्स 0 और 1 ही सिर्फ एलिमेंट्स हों उसमें, तो एक बार को ना मेरे इस ट्रिक को ना एक बार सोच के देखना। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ हर जगह अप्लाई होगा, हर जगह अप्लाई होगा, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ, फिर से मैं दोहरा रहा हूँ, ठीक है। पर एक बार को सोच के देखना कि जो ट्रिक मैं बताने वाला हूँ वो कहीं ना कहीं काम आ सकती है, ठीक है। तो एक बार को सोचना जरूर, जैसे मैं बताता हूँ ना कि सॉर्टेड रहे एरे तो टू पॉइंटर्स को सोचते हैं, वैसे ही जब 0 1 रहे ना तो मेरे इस ट्रिक को सोचना। वो ट्रिक ये है, मुझे कुछ ऐसा करना है इस एरे के साथ, कुछ ऐसा करना है इस एरे के साथ कि को ये ऐसा बन जाए ना, जो मुझे, मैंने ऐसा प्रॉब्लम में ये कन्वर्ट हो जाए जो मैंने प्रीवियसली सॉल्व किया हो, प्रीवियसली सॉल्व किया, प्रीवियसली सॉल्व प्रॉब्लम बन जाए। मीन्स मुझे इसको तोड़ करके ना, इसको तोड़ करके मुझे क्या करना है, अपने इस लेवल पर लेके आना है कि मैं स्टैंडर्ड प्रॉब्लम जो मैंने कभी सॉल्व किया होगा उसके जैसा हो जाए, फिर मैं इजीली कर लूँगा प्रॉब्लम को। समझ पा रहे हो मेरी बात को? देखो इसको, हाँ इसको कुछ ऐसा करो कि ये इस प्रॉब्लम जैसा बन जाए, इसके साथ कुछ ऐसा करो जो ये इस प्रॉब्लम जैसा बन जाए। भैया इस प्रॉब्लम में क्यों तोड़ रहे हो, क्योंकि ये प्रॉब्लम हमने कर रखा है, ये मुझे आता है। पर भैया इसी प्रॉब्लम में क्यों तोड़ रहे हैं और किसी प्रॉब्लम में क्यों नहीं? तो बात यह है, तुम क्वेश्चन को देखो, क्वेश्चन में क्या लिखा है, मैक्सिमम लेंथ ऑफ अ सब एरे विद एन इक्वल नंबर ऑफ 0 and 1। मैक्सिमम लेंथ ऑफ अ सब एरे, लार्जेस्ट सब एरे, बात एक ही तो है। वहाँ कह रहा है विद जीरो सम, यहाँ कह रहा है विद इक्वल नंबर ऑफ 0 and 1। तो मतलब लास्ट वाला कंडीशन चेंज हुआ है, हाँ सिर्फ लास्ट वाला कंडीशन चेंज हुआ है, बाकी तो सब सेम है, सब सेम है। तो भैया बस इस कंडीशन को ना, ये जो 0 1 वाला जो फंडा है, इसको अगर मैं ये जीरो सम वाले फंडे में ले आऊँ तो बाकी का लॉजिक तो मुझे आता है, हैज़ मैप से करते थे, याद होगा जिन्होंने देखा होगा वीडियो। तो बस मेरा काम इतना सा रह गया अब कि मुझे ये जो है ना, इसको, ये 0 1 वाला जो बाइनरी एरे दिख रहा है मुझे, मुझे कुछ ऐसा करना है ट्रिक जिससे ये प्रॉब्लम इक्वल नंबर ऑफ 0 1 से हट करके लार्जेस्ट सब एरे विद जीरो सम बन जाए। तो अब देखो मैं बताता हूँ कैसे करते हैं। इसी तरीके से जब भी बाइनरी एरे दिखेगा तुम्हें कभी दूसरे किसी प्रॉब्लम में फ्यूचर में, तो वहाँ पर भी मैं ये नहीं कह रहा हूँ इसी प्रॉब्लम में तोड़ना, इसी प्रॉब्लम में तोड़ना, ऐसा नहीं है। मैं कुछ ऐसा वहाँ देखना सब एरे के साथ जो कि स्टैंडर्ड किसी सब एरे प्रॉब्लम में अगर वो टूट रहा हो तो उसे तोड़ने की कोशिश करना, ठीक है। ये कहने का मेन मोटिव है, ठीक है। अब देखो मैं इसको क्या करूँगा, ये बाइनरी है, बाइनरी एरे है, ठीक है, 0 है 1 है 0 है। मैं अगर ज़ीरो को, जितने भी ज़ीरोज़ हैं, अगर मैं इसको -1 लिख दूँ, 1 1,
ये सॉरी -1, ठीक है, लिख दो। तो अब तुम मुझे बताओ, अगर मैं सम करूँ सब एरे का, मान लो ये सब एरे, इसका सम करूँ तो इसका सम कितना आएगा, 0 आएगा। इस सब एरे का सम कितना आएगा, 0 आएगा। ठीक है, मीन्स अब मैंने एलिमेंट्स को कुछ इस टाइप से अरेंज कर दिया कि अब मैं एरे के सम के साथ कुछ कर सकता हूँ, एरे के सम के साथ कर सकता हूँ। तो हो गया ना मेरा काम, हो गया ना मेरा काम। अब मुझे इक्वल नंबर ऑफ जीरोज एंड वंस नहीं करना है, मुझे सिर्फ क्या करना है, ऐसा सब एरे खोजना है जो लार्जेस्ट सब एरे हो और उसका सम 0 हो, उसका सम 0 हो। मीन्स अब जो मैंने एलिमेंट को ट्विस्ट कर दिया, चेंज कर दिया, तो उसके बाद अब मुझे क्या खोजना है, सम इक्वल्स टू 0 वाला सब एरे खोजना है और उसका लार्जेस्ट लेंथ निकालना है, लार्जेस्ट लेंथ निकालना है। ठीक है, इसका जो कोड है लार्जेस्ट सब एरे कैसे निकालते विद जीरो सम, वो प्रॉब्लम 14 में ऑलरेडी कवर्ड है। उसका लॉजिक बहुत ईजी है, हैश मैप में दो कंडीशंस चेक करते हैं। ठीक है, कि पहले अगर 0 आ रखा है तो वो एक वैलिड सब एरे है, या अभी करंट इंडेक्स तक अगर सब एरे का सम 0 आ गया तो वो भी एक वैलिड सब एरे है। तो उस तरीके से कर करके हम निकालते थे। डिटेल्ड वीडियो प्रॉब्लम 14 जा करके देख लो इस प्लेलिस्ट का। ठीक है, तो कंक्लूजन, कंक्लूजन क्या निकला, टू स्टेप प्रोसेस। टू स्टेप प्रोसेस क्या है, टू स्टेप। फर्स्ट स्टेप है कन्वर्ट ऑल ज़ीरोज़ टू -1s। क्यों कर रहे हैं हम ऐसा, क्यों कर रहे हैं, हम इक्वल नंबर, नंबर ऑफ ज़ीरोज़ एंड वंस वाले कंडीशन को तोड़ करके कहाँ लेकर के आ रहे हैं, सम कंडीशन में, सम कंडीशन में। इससे क्या होगा, इससे हम स्टैंडर्ड प्रॉब्लम बन जाएगा, ये स्टैंडर्ड प्रॉब्लम बन जाएगा। ठीक है, ये हम कर लेंगे इजीली, जहाँ जहाँ ज़ीरो मिलेगा वहाँ -1 डाल देंगे। उसके बाद सिंपली सेकेंड स्टेप में क्या करना है, अप्लाई लॉजिक फॉर लार्जेस्ट सब एरे विद ज़ीरो सम। है ना इजी, समझे। और इसको करने में हमारा जो टोटल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आता है वो ऑर्डर ऑफ एन आता है, और एक हैश मैप यूज़ कर रहे होते हैं तो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ एन आता है। हो गया हमारा कोड, यही हमारा ऑप्टिमल सॉल्यूशन था। तो सिर्फ 2 स्टेप याद करना था हमें, हमें बस ये देखना था कि हमारा जो बाइनरी एरे है, इस बाइनरी एरे जब भी कुछ दिखे तो हमें क्या सोचना होता है, फर्स्ट कि इसको किसी तरीके से ब्रेक डाउन करो और किसी स्टैंडर्ड प्रॉब्लम, किसी पुराने जो बहुत फाउंडेशनल प्रॉब्लम है उस पर चंक में तोड़ करके लेके आओ। कोई ऐसा ट्रिक लगाओ, कुछ भी ऐसा करो अगर ला सकते हो तो, और नहीं ला सकते हो तो फिर दूसरे तरीके से, कॉम्प्लेक्स होगा क्वेश्चन तो दूसरे तरीके से अप्रोच करेंगे। पर एक जनरल थॉट में तुम्हें ये सोचना है कि 0 1 दिख रहा है तो कुछ ऐसा किया जाए कि इसको ब्रेक डाउन करके हम अपने प्रॉब्लम्स में लेके आए। भैया ये जो -1 कर दिया आपने 0 की जगह, तो इससे कुछ आंसर पे फ़र्क नहीं पड़ेगा, बिल्कुल नहीं पड़ेगा फ़र्क। मैंने सिर्फ 0 को रिप्लेस किया है -1 से। वहाँ पे मैं क्या कर रहा था, काउंट कर रहा, देखो काउंट वाली बात को ना मैंने सम में सिर्फ तब्दील कर दिया है और कुछ नहीं किया है। मैंने सिर्फ काउंट वाली बात को सम में चेंज कर दिया है। अगर इक्वल नंबर ऑफ 0 एंड 1 है तो उसका सम कितना आएगा, 0 आएगा। अगर इक्वल नंबर ऑफ 0 एंड 1 है तो उसका सम कितना आएगा, 0 आएगा। तो ऐसा कुछ करो कि सम 0 ही सिर्फ क्यों ना कैलकुलेट कर लूँ, ये काउंट की फंडे को ही क्यों ना गायब कर दूँ। तो मैंने 0 को -1 से रिप्लेस कर दिया और उसके बाद मैंने ये वाला लॉजिक अप्लाई कर दिया। ठीक है, अभी कोड दिखाऊंगा, ये वाला लॉजिक भी तुम्हें दिखेगा तो सारा फंडा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलो फिर देखते हैं जावा का कोड, फिर C++ पाइथन का भी कोड दिखाऊंगा। ठीक है, ये देखो मैंने नम्स का लेंथ n वेरिएबल में स्टोर किया। फर्स्ट स्टेप, कन्वर्ट ऑल ज़ीरोज़ टू -1s। तो एक लूप चलाओ, फॉर लूप, जब जब तुम्हें 0 मिल रहा है तो उसको -1 में तब्दील कर दो। उसके बाद क्या किया, स्टेप 2, अप्लाई लॉजिक ऑफ फाइंडिंग लार्जेस्ट सब एरे विद ज़ीरो सम। ठीक है, तो एक मैप बनाते हैं सिंपल, ये हमारा सम है। ये सम क्या करता है, उस करेंट इंडेक्स, मतलब उस सब एरे जो करेंट, जो सब एरे कंसिड्रेशन में है उसके सम को स्टोर करता चलता है। ठीक है, ऐसा समझ लो अभी के लिए। उस वीडियो में देखोगे तो काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन कर रखा है। आंसर इक्वल्स टू 0, ये हमारा मेन आंसर है। ठीक है,
उसके बाद हम क्या करेंगे, एरे पे ट्रैवर्स करेंगे, उस करंट इंडेक्स तक का सम लेंगे। अगर सम ज़ीरो है, सम डायरेक्ट ज़ीरो आ गया, तो यानी कि एक सब एरे कंसिडरेशन में जो सब एरे है उसका खुद का सम ही ज़ीरो है, तो यानी अभी तक का हमें जो लेंथ मिला है वो i+1 मिला है, क्योंकि वही सब एरे का लेंथ होगा, जिस इंडेक्स तक मिलेगा उससे एक ज़्यादा होता है ना उस करेंट सब एरे का लेंथ, उतना ही तो होगा, एक ज़्यादा होगा ना, आई तो इंडेक्स है, ठीक है। उसके बाद एक दूसरा कंडीशन क्या होता है कि पहले से अगर कोई सम मिला हो, पहले से मिला हो, तो अगर पहले से सम मिल गया हो, ये बेसिकली प्रीफिक्स सम के कॉन्सेप्ट पे काम करता है, ठीक है। प्रीफिक्स सम को हम लेकर के चल रहे हैं अभी, तो ये चीज़ें वापस से समझाऊंगा, वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, तो इसीलिए मैंने प्रॉब्लम 14 बोला, उसको देख लेना, उसके बाद इसको देखना, इजीली समझ पाएगा। तो सम अगर पहले मिल रखा है, इसका मतलब आफ्टर उसके बाद का जो सब एरे था उसने कोई वैल्यू नहीं दी, इसलिए हमारा प्रीफिक्स सम जो है पहले मिल चुका है, ठीक है। बीच वाले एलिमेंट्स ने वैल्यू ज़ीरो दिया, तो इसीलिए उसके लेंथ को हम यहाँ से फाइंड करेंगे और अपने आंसर को अपडेट करेंगे। और अगर ऐसा नहीं है, सम पहले नहीं मिला हुआ है, न्यू सम है, मतलब न्यू प्रीफिक्स सम है, तो प्रीफिक्स सम और इंडेक्स को मैप में स्टोर कर दो सिंपली, ठीक है। ये बहुत ईजी है, मीन्स इस क्वेश्चन में तुम्हें सिर्फ इतना समझना है, हमें दो काम करने हैं। देखो ब्रूट फोर्स में क्या था, दो फोर लूप लगाओ, हर सब एरे को चेक करो, हर सब एरे को चेक करो, सब में काउंट निकालो 0 और 1 का, उसके बाद अपने मैक्स को अपडेट करते जाओ, डबल लूप लग जाएगा, टाइम लिमिट एक्सीडेड आएगा। दूसरा तरीका यह है जो लीड कोड सॉल्यूशन सेक्शन में है, कि एक काउंट का वेरिएबल बना लो, चाहे सम का वेरिएबल बना लो, जब जब 1 मिले तो ऐड करो, जब जब 0 मिले तो सब्ट्रैक्ट करो, ठीक है। मैं कह रहा हूँ हमने जो पुराना कुछ पढ़ रखा है उसको ही क्यों ना यूज़ कर लें, तो उसको यूज़ करने के लिए मैंने क्या किया, सिंपल, मुझे दिखा ये बाइनरी एरे है, तो मैं सबको -1 बना लेता हूँ, मैं सिर्फ एलिमेंट को ट्विस्ट कर देता हूँ, चेंज कर देता हूँ, उसके बाद मुझे दिख रहा है कि मैं सिंपली अपने इस लॉजिक को अप्लाई कर सकता हूँ इस पे, क्योंकि सम कब जीरो आएगा, जब इक्वल नंबर ऑफ 0 और 1 होंगे, है ना। तो जैसे ही सम मेरा 0 आ रहा है, इसका मतलब उस सब एरे में इक्वल नंबर ऑफ जीरोज एंड वंस है। तो मैं ऐसा क्यों ना एरे बना लूँ जिसमें मेरे को सिर्फ ये कैलकुलेट करना रह जाए कि सब एरे विद जीरो सम निकालना है और उसका लार्जेस्ट लेंथ फाइंड करना है। तो ट्रिक यही है, 2 स्टेप प्रोसेस है ये, ठीक है। सिंपली इसको तो तुम जानते ही हो, और बस कन्वर्ट करो और आंसर को रिटर्न करो। सिंपल है क्वेश्चन, सिंपल है, कोई टेंशन नहीं है। और बस मेरी इस बात को याद रखना, जब भी 0 1 दिखे, बाइनरी दिखे तुम्हें, तो एक बार को सोचना ज़रूर, क्या मैं इस बाइनरी वाले प्रॉब्लम को तोड़ करके अपने किसी पुराने स्टैंडर्ड प्रॉब्लम में लेके आ सकता हूँ। ये ट्रिक था इस वीडियो का, ठीक है। सबमिट करता हूँ कोड को, दिखाता हूँ चला के। देखो मस्त चल रहा है कोड हमारा, ठीक है। और ये था जावा का कोड। इसी तरीके से सेम C++ का कोड है, ये रहा स्टेप 1 और ये रहा तुम्हारा स्टेप 2, ठीक है, सिंपल है। और इसी तरीके से हमारा पाइथन का कोड है, ये रहा लेंथ ऑफ एरे, ये रहा स्टेप 1 और ये रहा स्टेप 2, ठीक, सेम एज इट इज़ लिख रखा है मैंने। और इस कोड को देखना है ड्राई रन करके, जो भी करना है, तो तुम्हें गिटहब का लिंक मिल ही जाएगा कमेंट सेक्शन में, वहाँ से चेकआउट कर लेना। उम्मीद करता हूँ सेशन समझ में आया होगा, और अगर कोई डाउट रह जाए तो वापस से तुम वीडियो को देखना, समझ जाओगे। ज़्यादा कुछ हार्ड नहीं है, मीडियम टैग ऐसे ही लिख रखा है इन लोगों ने, ईजी होता है, ज़्यादा टेंशन नहीं लेना होता है, ठीक है। फिर भी कोई डाउट रह जाए तो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, चाहे लिंक्डइन पे डीएम करके पूछ लेना। तो होप कि मेरे सेशन पसंद आ रहा हो, और अगर कंटेंट अच्छा लग रहा है तो दोस्तों के साथ शेयर करो, और बस मस्ती करो, कोडिंग करो। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी कोडिंग, बाय बाय।